ख्वाब वो नहीं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें रात को सोने ना दें। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 के अंदर बेसिकली आपकी किताब का जो 7वां चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर भरपूर अंदाज में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं जो बच्चों को अमूमन समझ नहीं आते हैं। शायद बच्चों की जो टर्मिनोलॉजी है, वोकैबुलरी है इस चैप्टर को लेकर, वो बड़ी वीक रहती है। शायद उनको लफ्ज़ समझ में नहीं आते हैं, और बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो अपने पीछे कहानी रखते हैं, जो अपने पीछे एक्सप्लेनेशंस रखते हैं। अगर वो लफ्ज़ आपको समझ में ना आए तो आप टॉपिक्स को समझने में नाकाम रहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम नो डाउट इस पूरे सफ़र का आगाज़ आज से करेंगे इस वीडियो के अंदर, और हम इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको बताएंगे कि आखिर इन चीज़ों को आप कैसे समझ सकते हैं। आपको टर्मिनोलॉजीज़, आपको वर्ड्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे और आपका प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बैकअप बनाएंगे इस चैप्टर का। और इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको किताब का सबसे बेहतरीन चैप्टर तैयार किया जाएगा आपके साथ, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, इसकी थोड़ी सी तफसील मैंने आपके सामने पेश कर दी है। डिटेल नो डाउट वीडियो के आगे जाकर या नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको समझाई जाएगी। इस चैप्टर के जो चीदा अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं यहाँ पर, और इन्हीं पर प्रॉपरली काम किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको इस चैप्टर में आने वाले इम्पोर्टेंट बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज प्रॉपरली समझा दिए जाएंगे, और आप इस चैप्टर में कौन से अहम सवालात हैं उनके बारे में भी रोशनास हो सकेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को कवर करने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर में, चूँकि इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये केमिस्ट्री आपने जो कि डेफिनेशन पढ़ी थी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंड्स, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिस्ट्री इलेक्ट्रो के साथ जो है हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ लें कि एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है बिजली का और केमिकल कंपाउंड्स का। यानी जब हम केमिकल कंपाउंड्स को बिजली लगा देते हैं तो फिर उनमें तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। जैसे एक सिंपल सी मिसाल से इस बात को समझते हैं ताकि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ सकें। अगर हमारे पास एक पानी का गिलास है, उसमें आपने नमक डाल दिया, तो नमक आपको पता है कि पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि नमक और पानी इनको आपस में मिलाया दिया जाए तो आपके पास जो चीज़ मिलेगी वो होगा सॉल्यूशन, क्योंकि पानी और नमक आपस में मिल गए और उन्होंने सॉल्यूशन बना लिया, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में मेरे साथ ये पढ़ा। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अगर इसमें हम बिजली लगा दें तो फिर याद रखिएगा कुछ तब्दीलियां रोनुमा होंगी। यानी नमक और पानी आपस में मिल जाएं तो फिर हमें बनता हुआ नजर आएगा एक और कंपाउंड दैट इज कास्टिक सोडा, और साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आएगी। यानी कि सॉल्यूशन वही था, बस बिजली लगा देने से क्या तब्दीलियां रोनुमा हुई कि वो सॉल्यूशन ना रहा, बल्कि वो दूसरे एक कंपाउंड में से दूसरे कंपाउंड में खुद को उसने तब्दील कर लिया। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कि एनी चेंजेस अकरिंग ड्यू टू करंट प्रेजेंट इन दी कंपाउंड्स, यानी जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर अगर करंट लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा कि उनके अंदर चेंजेस जो है वो रोनुमा होने शुरू हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इस बात को समझने के लिए इन सब टर्म्स के अंदर जाएंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम स्टडी करेंगे कि आखिर जब आप करंट लगाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ये चेंजेस आती हैं। तो साइंसदानों ने इसको बारीकी से समझा है और उन्होंने हमें दो टर्म्स निकाल कर बताई हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी ये इलेक्ट्रॉन की तालमेल है, ये ऑक्सीजन की तालमेल है, ये हाइड्रोजन की तालमेल है। यानी आप ये कह लें कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस वजह से तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। फिर आपको रूल्स भी बताएंगे
कि आखिर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आपने करनी है किसी कंपाउंड्स की तो उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि कोई दूसरे कंपाउंड्स मजबूर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करने के लिए दूसरे कंपाउंड्स के अंदर। इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को करेंगे। अमूमन बच्चों का ये टॉपिक जो है उनको मुश्किल लगता है, लेकिन हम इसको बासानी कर लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी किताब का बहुत ही अहम टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो किस्म के होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स एंड वोल्टिक सेल्स, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स जो हैं, ये दोनों सेल्स एक बिजली बनाते हैं, एक बिजली प्रोड्यूस करते हैं और एक बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा जो बिजली इस्तेमाल करने वाले और बनाने वाले सेल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहा जाता है, जिनमें बिजली बनाने वाले जो हैं वो डेनियल सेल हैं और बिजली इस्तेमाल करने वाले नेल्सन सेल, डाउन सेल हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सेल जो अगले टॉपिक में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं, तो लिहाजा हमने उनके बारे में पढ़ना है। तो लिहाजा हम जो है उसके बाद चले जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम चले जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हम नो डाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में हम चले जाएंगे क्रोजन और प्रिवेंशन की तरफ, कि आखिर ये जो क्रोजन, स्पेसिफिकली आयरन को क्रोजन होती है, यानी आयरन की जो क्रोजन है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और आखिर कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम आयरन की जंग लगने के अमल को, आयरन की क्रोजन को जो है वो रोक सकते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं पहले पेज जो कि इंट्रोडक्टरी पेज है, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ, ताकि हम उसको भी प्रॉपरली समझ लें, जान लें कि आखिर वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि कोई भी केमिकल जो है बिजली लगा देने से खुद को चेंज कर लेता है। यानी लेट्स से दैट कि आपके पास पानी है, अब पानी में आपने करंट लगा दिया, राइट, पानी को आपने क्या लगा दिया, करंट लगा दिया, तो पानी किस में तब्दील हो गया, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। यानी पानी एक लिक्विड था जिसको आपने करंट लगा के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तब्दील कर दिया है। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि आपने करंट लगाकर चेंजेस जो है वो ब्रिंग इन कर ली हैं कंपाउंड्स के अंदर। चलें हम बात करते हैं आपके पहले पेज की कि आखिर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और नो डाउट हम आपको इंपॉर्टेंट सवाल, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ बताते जाएंगे। ज़्यादा टॉपिक का आगाज़ करते हैं और आपके इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर जो सवालात हैं उनकी बात करते हैं, जो कि तो मेरे बच्चों बात करते हैं आपसे इंट्रोडक्शन के अंदर मौजूद कुछ क्वेश्चंस की। इंट्रोडक्शन तो पूरी बुक का मैंने आपसे कर दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट के इंट्रोडक्शन में कौन से सवालात जो हैं वो मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले सवाल की जो कि इंट्रोडक्शन के टॉपिक में आपको पूछा जा सकता है, वो है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये है कि इसमें हमने ताल्लुक देखना है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस का। जैसे हमने अब बिजली का ताल्लुक देखना है कि केमिकल रिएक्शन से या तो बिजली पैदा होती है या तो बिजली की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे लेट्स से दैट कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने नमक और पानी, इन दोनों को आपने ग्लास में ले लिया और इसमें आपने इलेक्ट्रोड लगा देने, ठीक है। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो लिहाजा आप जब ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो NaCl है और पानी है ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और ये बना देंगे कास्टिक सोडा NaOH प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ऐसा देखने को मिलेगा नेल्सन सेल के अंदर, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा। नेल्सन सेल के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि नेल्सन सेल हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप होगा जिसमें नमक वाला पानी वाला सोल्यूशन डालेंगे। नमक और पानी वाले सोल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। या आपको आज से पहले इस बात का नहीं पता होगा, घर में भी आप बना लेते हैं नमक वाला पानी वाला सोल्यूशन, तो उसको ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन में हम जब बिजली लगाते हैं तो हमें उससे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हुआ क्या, अगर आपने पानी और नमक आपस में रखे हुए हैं तो आपको पता है ये तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब हमने इसको बिजली लगाई तो हमने एक ताल्लुक देखा कि बिजली लगाने से इसके अंदर के जो कंपाउंड्स थे, यानी नमक था और पानी था, वो तब्दील हो गए। वो किस में तब्दील हो गए? वो कास्टिक सोडा बन गए, एक नया सॉल्ट बनकर नीचे बैठ गया और साथ क्लोरीन गैस बनकर उड़ के निकल गई और हाइड्रोजन गैस भी उड़कर निकल गई। तो ये हमने चीज़ें देखी जब हमने बिजली लगाई सॉल्यूशन को।
तो फिर साइंसदानों ने कहा ओके सो दैट्स अ न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं ना, तो बिजली लगाने से नए केमिकल्स बन गए, नए केमिकल्स की स्टडी करने का मौका मिला, तो हमने फिर इस ब्रांच को नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि क्या करती है स्टडी, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप एक लीमू लो, ठीक है, और लीमू के एक साइड पे आप एक रॉड लगाओ, एक साइड वो एक जो लाइटर की लाइट नहीं होती, लाइटर की लाइट उसका डायोड होता है जो, वो डायोड लो और उसकी दो तारें लो, एक इधर तार लगाओ एक इधर तार लगाओ, तो आपका लीमू के अंदर ये लगाओ और आप देखोगे कि जो डायोड है वो चमक रहा है, जो लाइट है वो चल रही है। तो आप कहोगे ये क्या, लीमू के अंदर तारे लगाने से वो डायोड चलने लग गया, यानी कि लीमू में बिजली बन रही है। द आंसर इज यस, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लीमू में कि जब आपने इनको मौका दिया इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने का, तो उन्होंने पोटेंशियल दिया डायोड को, बल्ब जल गया डायोड का। तो लिहाजा ये क्या समझ में आई आपको कि कुछ रिएक्शन ऐसे भी अंदर हो रहे हैं जो बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो बल्कि बिजली बना रहे हैं। तो याद रखो कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस जो कि बिजली बनाते हैं, यानी दो किस्म के रिएक्शंस हो गए, एक तो केमिकल रिएक्शन जो बिजली इस्तेमाल करेंगे और ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि बिजली बनाएंगे। तो लिहाजा यही हमारे इस टॉपिक का मौजू रहेगा, आगे डिटेल में हमने आपसे यही बात दोबारा करनी है, आपने भूलनी नहीं है ये बात, ठीक है। क्या बात नहीं भूलनी कि केमिकल रिएक्शन जो है वो या तो बिजली बनाते हैं या केमिकल रिएक्शन जो है बिजली को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये बताया जा रहा है कि जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बिजली का कोई ताल्लुक होता है इनके साथ, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस, यानी कि जब ये रिएक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, यहाँ लीमू के अंदर भी कोई जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसके अंदर भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो आप सोच रहे होगे यार ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है ये क्या होता है, ये अब सर ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो अभी आपने परेशान नहीं होना है, मैंने डिटेल में बात करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और आपके दिमागों में बिठा देनी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, तो आपने परेशान नहीं होना, राइट। सो स्टे अप विद दिस वीडियो एंड स्टे अप विद दिस ऑल द वीडियोस ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आपने उसमें सारा मेरे साथ स्टडी करना है, इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपको सारी बातों का पता लग जाएगा। उसके बाद जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस कुछ होते हैं। अब आप सोच रहे होगे यार ये टीजिंग है, ये क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही होगा, मैं आपको उसमें बताऊँगा। तो इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जब दोनों रिएक्शन एक ही वक्त में हो रहे हो, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ये वाला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाया जा सकता है। ये लीमो के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आई डोंट नो अब क्या हो रहे हैं, तो वो रिएक्शंस को भी आप क्या कह सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शंस कह सकते हो, यू नो, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स लफ्ज़ खुद बता रहा है कि दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। चलो अब आप सोच रहे होगे कि सर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जल्दी से बता दें, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये क्या होती है। ओके, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी एक सवाल मैं और लूँगा, उसके बाद मैं इस पे आऊँगा, ठीक है। ओके, सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपके इसी पैराग्राफ में से एक और बोर्ड का सवाल आता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, उसके ऊपर हम बात कर लेते। जी तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दिया डेफिनेशंस को, और मैं आपको थोड़ा तफसील बता दूं कि अब आपने नोट डाउन क्या करना है इस टॉपिक में। आपको ये तो डन बात है, ये इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से ही ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता रहे और आपको आ सकता है, तो लिहाजा भी आप सवाल दर्ज कर लें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मैं आपको अगर आम जुबान में बताऊँ तो ये वो रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद। खुद ब खुद का मतलब है कि दे डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एजेंट क्या है, एक्सटर्नल एजेंट में आप ले लें प्रेशर, टेम्परेचर, या फिर कोई भी कंडीशन, या आप क्या करंट कह लें, यानी जो गैल्वेनिक सेल्स में रिएक्शन हो रहे हैं ना, ये खुद ब खुद रिएक्शन होते हैं। गैल्वेनिक सेल जिस तरह आपके घर में तोशीबा का सेल्स होगा, ठीक है, तोशीबा, तो तोशीबा के अंदर जो भी अंदर उसके पेस्ट है, जो भी अंदर उसके कुछ हो रहा है, आपको पता है ना, वो करंट, तोशीबा का सेल करंट बनाता है और फिर करंट बनाकर जो है वो बिजली चलाता है। तो गैल्वेनिक सेल्स ऐसे रिएक्शंस हैं विच प्रोड्यूस करंट। तो याद रखो ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ये क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस करंट। ये बस आपने बात नहीं भूलनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो गैल्वेनिक सेल की तोशीबा के सेल, तोशीबा के सेल भी एक बताते खुद एग्जाम्पल है किसकी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्लियर हो गया कि ऐसे रिएक्शन जो जिसको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए,
एक्सटर्नल एजेंट करंट हो सकता है, टेम्परेचर पे कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो होते नहीं हैं, जब टेम्परेचर देते हैं तो रिएक्शन हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे नहीं हो रहे होते। नॉर्मल प्रेशर जो है वो 1 atm होता है, तो 1 atm पे वो रिएक्शन नहीं हो रहे होते, लेकिन 1 atm से 2 atm प्रेशर करते हैं, 3 atm करते हैं तो वो रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से कुछ रिएक्शंस को कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद ब खुद नहीं हो रहे होते, जिनको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, यानी इनको प्रेशर चाहिए, इनको टेम्परेचर चाहिए, इनको करंट चाहिए, इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, खुद हो रहे होते हैं। लेकिन अगर इनको करवाना है रिएक्शन तो इनको ये सब चीज़ें चाहिए, मतलब तीनों में से कोई एक चीज़ भी चाहिए, ये भी हो सकता है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में फ्यूज रेनिसेल डाउन सेल के अंदर हम पढ़ेंगे, तो डाउन सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो फ्यूज रेनिसेल की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब बिजली लगाएंगे ना नमक को, और नमक को बिजली लगा कर नमक में से हम पता क्या निकाल लेंगे? क्लोरीन गैस निकाल लेंगे और सोडियम मेटल निकाल लेंगे। फिर हम ऐसा करेंगे, ब्राइन को, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो NaCl प्लस वाटर होता है ना, इसके सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ब्राइन। तो ब्राइन को प्रोसेस कहाँ करवाएंगे? नेल्सन सेल में। नेल्सन सेल भी कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो नेल्सन सेल के अंदर जो है हम इसको प्रोसेस करवाएंगे, यानी NaCl प्लस H2O गोज टू NaOH जमा क्लोरीन गैस जमा हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास नए नए केमिकल्स बनते हुए नजर आएंगे। तो ये ब्राइन को भी हम प्रोसेस करना सीखेंगे। फिर क्रोजन को भी हम पढ़ेंगे, क्रोजन प्रोसेस को। इसमें क्या होगा कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में और पानी की मौजूदगी में जो है Fe2O3.NH2O बन जाता है, यानी ये बेसिकली रस्ट है, तो ये रस्ट बन जाता है। तो लिहाजा ये क्रोजन को भी हम स्टडी करेंगे कि क्रोजन प्रोसेस जो है ये भी हो रहा है, और ये भी कौन सा रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि इसको भी एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, यानी इसको मॉइस्चर चाहिए, इसको पानी मॉइस्चर चाहिए, इसको हवा चाहिए, इसको थोड़ी सी तेजाबी इन्वायरमेंट चाहिए। तो जब क्रोजन के टॉपिक पे जाऊंगा तो वहाँ डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपसे। तो लिहाजा क्या सीखा हमने कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनको एक्सटर्नल एजेंट जो है वो डेफिनेटली नहीं चाहिए होता है। विदाउट एक्सटर्नल एजेंट ये रिएक्शंस काम कर रहे होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिएक्शंस हो रहे हैं। आपको पता है रस्टिंग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रही है। कील पकड़ें, पानी में डालें, ऊपर किसी दीवार पे रख दें, थोड़ी देर बाद इसको रस्ट लग जाएगा, कोई 2 दिनों बाद। तो आप देखेंगे यार इसको रस्ट कैसे लग गया। जैसे हमने आधा दरवाज़ा लेकर है, इसको रस्ट लग जाता है, आप पेंट करके रखते हैं उसको ताकि ख़राब ना हो। तो ये मतलब आम रिएक्शन है। जैसे आपके पेट में गुड़मुड़ हो रही है, तो देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इनसाइड योर स्टमक, तो आपके पेट में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो लिहाजा वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है आपके पेट में, तो ये भी एक रिएक्शन है। या फिर आप कह लें आपने पेंट करना है, अपने घर में चूना लेकर आए हैं आप, सूखा चूना, बुझा हुआ चूना, वो आप पानी में डालेंगे तो फिर उसमें भी गुड़मुड़ होती है, आपको लॉट ऑफ गुड़मुड़ विल बी देयर, तो नज़र आएगी। तो वो कुछ रिएक्शन हो नहीं रहे होते हैं, आप करवाते हैं, उनको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और खुद पूरी दुनिया में जो खुद ब खुद ही हुई जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो खुद ब खुद हुई जा रहे हैं, दे आर नॉन एज खुद ब खुद दे आर नॉन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और जो खुद ब खुद नहीं हो रहे, दे आर नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। एंड आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा, राइट। चलें, कुछ एग्जाम्पल दिए, आपने घबराना नहीं एक एग्जाम्पल से। अभी आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ ही पूरा चैप्टर देखेंगे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह सारे सवाल आपको आ जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना है, जब भी आपको कुछ समझ में ना, आपने परेशान नहीं होना, वो आगे जाके मैंने डिस्कस करनी होती है, ठीक है। चलो आगे अब हमारा टॉपिक आ रहा है 7.1, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इंट्रोडक्शन की बात होगी ख़त्म, ये वीडियो होगी क्लोज। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लो, या अभी थंबनेल यहाँ पर आ रहा होगा, इसको थंबनेल को क्लिक करो तो यहाँ पर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो नजर आएगी। यहाँ नेक्स्ट वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, इस नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखो जिस पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो मैं अब ये करवाऊँगा आपको, ठीक है। उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, इसको कैसे करना है, ये सब बातें इंशाल्लाह मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपकी हेल्प करनी है बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ अभी 9 में बल्कि 10 में, 11 में, 12 में। मैंने छोड़ना नहीं, आपको 4 साल तक पढ़ाते रहना है और आपने मेरे साथ रहना है, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।